बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुबशर नजर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में भारत के साथ क्या होने वाला है, या अफगानिस्तान में भारत के हालात किस नहज पर पहुंच चुके हैं। और अफगानिस्तान में एक खास किस्म की जो दूसरी बात करेंगे, एक टारगेट किलिंग का आगाज हुआ है, जिस टारगेट किलिंग के बारे में जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की है। तालिबान इस टारगेट किलिंग से आखिर कौन सा अचीवमेंट करना चाहते हैं और कौन सा मकसद हासिल करना चाहते हैं, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और साथ में ये भी कि तालिबान के रास्ते की वो कौन सी सबसे बड़ी रुकावट है जो तालिबान को आने वाले दिनों में मुश्किलात का शिकार कर सकती है। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान मुसलसल पेशकदमी कर रहे हैं और उनका दावा है कि उन्होंने बहुत बड़े इलाके पर तकरीबन 250 शहरों को फतह कर लिया है उनके दावे के मुताबिक। तो इस तरह से तकरीबन 80 से 85% इलाके पर तालिबान काबिज हो चुके हैं। इसके बाद अब मुख्तलिफ मुल्कों की क्या सूरत हाल है, आने वाली जो मेरे व्लॉग्स होंगे वो इसी हवाले से जो होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स होंगी अफगानिस्तान के हवाले से वो आपके सामने हम रखेंगे कि रशिया ने क्या कहा है, चीन और चाइना ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है अफगानिस्तान के बारे में, तालिबान रशिया और चाइना के बारे में क्या जो पॉलिसी अपनाने वाले हैं, पाकिस्तान कहां स्टैंड करा, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहां मुझे बात करनी है भारत के हवाले से कि भारत की अफगानिस्तान में आजकल क्या हालात हैं और वहां पर क्या सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की ऑफिशियल स्टेटमेंट की जो उन्हें अफगानिस्तान के हवाले से दी है। उन्होंने कंधार के इलाके से अपने सफारती अमले को वापस बुला लिया है और अपने जो कंधार का कौंसल खाना था उसको बंद कर दिया है और वहां से अपने जितने भी सफारती तकरीबन 50 सफारतकारों को और दीगर एहलकार भी उसमें जो शामिल थे उनको वापस बुला लिया गया है, वापस दिल्ली बुला लिया गया है। भारत के दो जो आर्मी के तैयारे थे C-17 तैयारे वो अफगानिस्तान पहुंचे थे पिछले हफ्ते और उन्होंने 50 सफारतकारों और दीगर एहलकारों को वहां से इवैक्यूएट किया है और दिल्ली पहुंचा दिया है। इसको कौंसल खाने को, कंधार के कौंसल खाने को खाली करने का वजह जो उसके मकसद वो क्या था, उसके पीछे जो रीजन थी वो ये थी कि तालिबान ने कंधार के इलाके के ऊपर, कंधार के शहर पर तकरीबन उसका कंट्रोल संभाल लिया, उसको ऊपर कब्जा कर लिया है। अब नाज़रीन, कंधार के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि माजी में तालिबान इसी शहर से ऑपरेट करते रहे हैं और ये शहर उनका मरकज रहा है। इस शहर की बात करें तो ये कंधार के नाम का अफगानिस्तान के अंदर सूबा भी है और शहर भी है। सूबे के ऊपर तो वो मैक्सिमम कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, अब वो शहर के ऊपर भी कंट्रोल हासिल कर लिया उन्होंने, तकरीबन बहुत करीब है। अब जब मैं आपको ये व्लॉग कर रहा हूं तब तक तो वो कंधार के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर चुके हैं, जिस स्पीड से, जिस वो तरतीब से आ रहे हैं। और कंधार के बारे में ये भी नाज़रीन आप याद रखिएगा कि ये अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और अफगानिस्तान का माशी हब है। यहां की मईशत का बहुत ज्यादा, जो अफगानिस्तान की मईशत का जो दारोमदार है वो बहुत ज्यादा कंधार की जो ट्रांसपोर्ट है उस पर भी होता है। उसके बाद नाज़रीन आपके सामने रखना है कि भारत के हालात कहां तक जा रहे हैं, भारत वहां से जो है वो वहां से इवैक्यूएट क्यों कर रहा है, ये आपके सामने आज मैंने ये बात रखनी है। नाज़रीन, तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था भारत ने ताकि वो तालिबान से ताल्लुकात बना सके, जैसा कि ताल्लुकात उसने TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी बनाए थे और इस तहरीक को उन्होंने बहुत ज्यादा फंडिंग भी की, बहुत ज्यादा पैसा भी दिया और इस तहरीक के जरिए पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी भी ऑर्गेनाइज कराई, जिसका सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव के सूरत में हमारे सामने मौजूद है। तो ये दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने जंग की, पाकिस्तान ने ऑपरेशन, बल्कि बहुत सारे ऑपरेशन किए और उस ऑपरेशंस के बाद पाकिस्तान ने अपने इंटरनल मामलात को कंट्रोल किया और दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के बाद इस तमाम जो ये दहशतगर्दी के अनासिर थे उनको एरिडिकेट कर दिया, जड़ से उखाड़ फेंका और पाकिस्तान ने ये जंग जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो जीत ली। उसके बाद बात करते हैं कि अब लेकिन इस सब जो सूरत हाल हुई, पाकिस्तान ने वहां से जितने शरपसंद अनासिर थे, जो दहशतगर्दी हो रही थी, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती थी और भारत इस्तेमाल करता था, पाकिस्तान ने उन तमाम अनासिर को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर तो खार पाकिस्तान ऑपरेशन नहीं कर सकता था, इसलिए अफगानिस्तान के अंदर उनके कैंप मौजूद थे, वहां से वो अपने दहशतगर्दों को भेजा करते थे और पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां थी उनको ऑर्गेनाइज किया जाता था, वहां से फंडिंग भी की जाती थी, वहां से मैन पावर भी पाकिस्तान के अंदर दाखिल की जाती थी। तो भारतीय जो एजेंसी थी
उसने बहुत से वहां पर कौंसल खानों के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था, अब वो उस इलाके के अंदर भारत का कंट्रोल खत्म हो चुका है, और जो अमेरिका नवाज और भारत नवाज अफगान हुकूमत थी उसका भी उस इलाके से कंट्रोल खत्म हो गया है, जिसकी वजह से वहां पर तालिबान ने कंट्रोल संभाला है, उसकी वजह से बाकी सबका कंट्रोल खत्म हुआ है। तो वहां से मजबूरन इनको निकलना पड़ा, क्योंकि तालिबान ने ये पहले ऐलान किया हुआ है, उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर ये बयान दिया था कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो इस सारी सूरत हाल में भारत के लिए वहां पर रहना, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को जो है वो सपोर्ट करना, फंड करना और उनको वहां प्लानिंग करना उनके लिए मुमकिन ना रहा, इसलिए उन्हें मजबूरन अफगानिस्तान की सरजमीन को छोड़ना पड़ा। इसीलिए उनके 2 C-117 जो तैयारे थे वो वहां के सफारतकारों को लेकर फौरन वापस पहुंचे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत वहां से निकल रहा है। भारत के वहां से निकलने की वजह से भारत के अपने अंदर भी बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है। उसके अलावा जो दीगर ममालिक हैं, जिनमें जर्मनी का जो अखबार है DW उर्दू, उसने भी तशवीश का इजहार किया है, BBC ने भी इसके ऊपर लिखा है, और भारतीय मीडिया भी इसके ऊपर वावेला कर रहा है, बहुत चीखों पुकार कर रहा है इसके ऊपर। और उसके अलावा यूरोप के अखबार हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत ही स्टोरी की है और इसके ऊपर लिखा है। उन्होंने बयान किया है, उन्होंने कहा है कि तालिबान की अफगानिस्तान में पेशकदमी कश्मीर के अंदर अस्करियत पसंदों को फरोग देगी, यानी कि अगर तालिबान वहां पेशकदमी करते हैं और वहां पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो उस जगह पर जो उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा वो कॉन्फिडेंस कश्मीर के अंदर भी शिफ्ट हो सकता है, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर जो अस्करियत पसंद ग्रुप हैं उनको भी ऑक्सीजन मिल सकती है, उनको मोटिवेशन मिल सकती है, और आने वाले दिनों में कश्मीर के हालात भी इसी तरह से बिगाड़ की तरफ जा सकते हैं। और ये कश्मीर की आजादी की तरफ, ये पिछले व्लॉग में मैंने आपको वाज़ेह तौर पर बताया था कि जैसे हालात दुरुस्त होंगे, साथ में वैसे भी तालिबान ने भी कश्मीर के अंदर जो अपना किरदार अदा करने का जो अंदिया दे दिया है, पूरी दुनिया के सामने उनके बयानात आ रहे हैं। वो अपने अखबार के, अपने चैनल के ऊपर भी, अफगान उर्दू के ऊपर भी सारी जो है वो उनके बयानात आते रहते हैं, ट्विटर के ऊपर भी आप दोस्त जो है वो मुजाहरा करते रहते हैं। उसके बाद अब रखते हैं आपके सामने भारत का जो किरदार रहा है अफगानिस्तान के अंदर। समझ लीजिए कि एक मकरू चेहरा बेनकाब करने जा रहा हूं मैं भारत का। नाज़रीन, C-117 जो तैयारे, C-17 माजरत के साथ C-17 तैयारे जो हैं वो बज़ाहिर तौर पर तो अपने सफारतकारों को लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन हकीकत में उन दोनों तैयारों के अंदर जो इंकशाफ हुआ है, उन दोनों तैयारों के अंदर एमुनेशन की बहुत बड़ी खेप काबुल हुकूमत के लिए पहुंचाई गई है। ये जो है वो एक इंकशाफ किया गया, और ये समझ लीजिए कि ये बेनकाब हुआ है चेहरा भारत का। भारत, अब देखा जाए तो भारत एक तरफ तालिबान के साथ मुज़ाकरात चाहता था, मुज़ाकरात के बाद दूसरी तरफ अब आप देख रहे हैं कि अफगान तालिबान को मारने के लिए, उनको जो उनकी जो कत्लेआम के लिए वो एक बहुत बड़ी मिकदार में एमुनेशन भी काबुल हुकूमत को पहुंचा रहा है। 2 तैयारों के अंदर तकरीबन 80 टन एमुनेशन जो है भेजा गया है, 40 टन एक तैयारे के अंदर, 40 टन दूसरे तैयारे के अंदर। बाज़ाहिर तो वो सफारतकारों को लेने के लिए आया था, लेकिन अंदरूने खाना वो बहुत बड़ी मिकदार में एमुनेशन लेकर आया। अब आपको बताऊं कि एमुनेशन कैसा था, तो वो 22 mm कैनन बुलेट्स थी जो कि तोप के अंदर रखकर चलाई जाती हैं। अफगानिस्तान के अंदर इनकी बहुत ज्यादा अहमियत और भारत के अंदर ही बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, और भारत वो 40 टन एक तैयारे के अंदर रख के उन्होंने डिप्लॉय किया है, कंधार के अंदर तैयारा उतारा है, और दूसरा उन्होंने 40 टन जो है वो काबुल के अंदर उतारा है, क्योंकि अफगान हुकूमत काबुल के अंदर तमाम अफवाज को इकट्ठा करके बहुत बड़ी मुज़ाहमत के लिए तैयारी कर रही है। तो उस तैयारी के नतीजे में भारत उनका साथ दे रहा है। एक तरफ तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो पीठ के पीछे खंजर घोंपा जा रहा है अफगान तालिबान के जो है पीठ के पीछे। तो ये उनका वो मकरू चेहरा है। तालिबान शुरू से इस बात को जानते थे कि ये भारत जो है हमेशा गद्दारों का साथ देता है, और उसने, तालिबान ने बाकायदा तौर पर ऑफिशियल बयान भी दिया था कि भारत ने अफगानिस्तान के अंदर हमेशा गद्दारों का साथ दिया है, इसलिए उन्होंने दोस्ती का हाथ जो झटका था उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही बनती है। उसके बाद अगर बात करें तो ये तालिबान का ये जो फैसला था ये बहुत बेहतरीन फैसला था, और आने वाले दिनों में अब देखा जाए तो इसका वो चेहरा, मकरू चेहरा भारत का सामने आ गया है कि उन्होंने क्या किरदार अदा किया है, इसके अंदर दोगला चेहरा उनका सामने आ गया है। अब अगली बात आपके सामने रखते हैं जो टारगेट किलिंग हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान के लिए अगर कोई मुश्किल टारगेट है तो वो अफगान फिजाइया है। देखा जाए तो अफगान फिजाइया के पास टोटल 242 एयरक्राफ्ट हैं,
جس کے اندر فائٹر جیٹس بھی موجود ہیں اور اس کے بعد ہیلی کاپٹرز بھی موجود ہیں اور ٹرانسپورٹر جہاز بھی موجود ہیں ان کے پاس. تقریباً 100 سے زائد تو ان کے پاس صرف ہیلی کاپٹر موجود ہے. اگر ان کے ٹوٹل جو افواج کی بات کی جائے جو ان کی فضائیہ کے ساتھ افیلیٹڈ ہے وہ 7100 کی تعداد میں فوجی موجود ہیں. اس میں اگر دیکھا جائے ان کے بجٹ کی بات کی جائے تو 2019 کے اندر جو رپورٹ آئی تھی دی نیو یارک ٹائم کی جانب سے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ نے افغان فضائیہ کو بنانے کے لیے اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تقریباً $8 بلین کا جو بجٹ ہے وہ افغان فضائیہ کو مہیا کیا, اور اب وہ جو ان کا بجٹ تھا وہ بڑھ کر $10 بلین تک 10 ارب جو ہے وہ روپے تک پہنچ چکا ہے. اب ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے بجٹ کے باوجود بھی اگر ہم ان کی کارکردگی ان کی مہارت کا اندازہ لگا لیں تو پچھلے دنوں ایک مہینہ ہوا ہے تقریباً اس بات کو, ایک جگہ پر افغان ایئر فورس نے ایک جگہ پر اٹیک کیا, آپریشن کیا ہے, اور اس آپریشن کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی تقریباً 15 جو فوجی تھے ان کو ہلاک کر دیا. ان کی پروفیشنلزم کا اندازہ لگایا جائے تو اس طریقے سے یہ آپ ان کی پروفیشنلزم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے فوجیوں کو ہی مار رہے ہیں. اس کے بعد اب جو افغانستان کے اندر طالبان نے ٹارگٹ کلنگ کا آغاز کیا ہے وہ افغانستان کے فضائیہ کے جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ فضائیہ کے جو پائلٹس ہیں ان کو مارنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ افغان طالبان کے لیے ان کی فضائیہ کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ صاحب ان کے پاس اپنی طالبان کے پاس کوئی فضائیہ نہیں ہے. اگر ان کے اوپر کوئی ہیلی کاپٹر یا کوئی جیٹ ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ان کے اوپر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی جو ہے وہ ذرائع موجود نہیں ہے, تو اس لیے انہیں مجبوراً گریلا وار کی طرف جانا پڑتا ہے, اپنے آپ کو سیف جگہ پر لے جانا پڑتا ہے. تو ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے, ان کے پاس کوئی بھی جو ہے وہ اسلحہ موجود نہیں ہے. تو یہ ایک پرابلم ہے ان کے لیے, اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کیوں نہ جو افغان ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں انہیں کو مارنا شروع کریں, ان کی ٹارگٹ کے لیے شروع کر دیا کہ پائلٹس ہوں گے تو ہی فضائیہ چلے گی, جب پائلٹس ہی نہیں ہوں گے تو فضائیہ نے آخر کیا کر سکتی ہے فضائیہ. تو اس لیے انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کا آغاز کر دیا ہے, ان کی پائلٹس کی جو ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی, جس کی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل گیا. انہوں نے جو ہے وہ اس کو آپریٹ کرنا, پاک فضائیہ کے طیاروں کو آپریٹ کرنے سے وہ تھوڑا تذبذب کا شکار ہے, اور ایک بہت بڑا پائلٹس کا بحران پیدا ہو گیا ہے افغان حکومت کے لیے, کابل حکومت کے لیے. اب جو آخری انہوں نے پائلٹ کو مارا ہے اس کا نام تھا, آپ کے سامنے رکھوں گا, اس کا نام تھا جی دستگیر زمری, جو آخری پائلٹ انہوں نے مارا ہے. اور ان کے جو نمائندے ہیں ذبیح اللہ مجاہد جو طالبان کے نمائندے, انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی اور کہا ہے کہ ان کو اس لیے ہم مار رہے ہیں کیونکہ یہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں, اپنے ہی لوگوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں, اس لیے ہم ان کو مار رہے ہیں. تو آگے اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے ناظرین؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پائلٹس جو ہیں وہ اپنے ملک سے فرار ہو رہے ہیں. بہت سے پائلٹس نے یورپ کے اندر پناہ لی ہے اور باقاعدہ طور پر اسائلم کے لیے اپلائی کیا ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ افغانستان آئیں اور طالبان ان کو مار دیں. طالبان ان کو واضح طور پر یہ پیغام دیا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ مل جائیں یا آپ سرنڈر کر دیں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ افغانستان کی آج کل جو چل رہی ہے. اب ناظرین ان کو جو دعویٰ ہے طالبان کا کہ انہوں نے 85% ایریا پر قبضہ کر لیا افغانستان کے اور تقریباً 250 شہروں کو جو ہے وہ فتح کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے, لیکن اس سب کے باوجود جو افغان حکومت ہے وہ کابل کے اندر اپنی طاقت کو اکٹھا کر رہی ہے. تو ابھی جو مزاحمت ہونے والی ہے آنے والے دنوں میں کابل کے اندر وہ بہت بڑی جو وہ تباہی بھی لا سکتی ہے. اگر ان کے درمیان میں کوئی تصفیہ نہیں ہوتا, درمیان کا کوئی حل نہیں نکلتا, مذاکرات نہیں ہوتے, تو اس کے نتیجے میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی تباہی جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے. تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. افغانستان کے حوالے سے خاص طور پر آج کل جو جتنے بھی میں ویلاگز کروں گا وہ بڑے اہمیت کے حامل ہوں گے. آپ لوگوں نے اسے مس نہیں کرنا, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک بھی کر دیں, دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلے ویلاگز میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.